अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको हमारे इस कोर्स के एक और फेज़ में, एक और सेक्शन में, जहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ सीखा है उसके साथ साथ एक नया टूल हम ऐड करने वाले हैं अपने एनालिसिस में, जिसका नाम फंडामेंटल एनालिसिस है। डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी यूट्यूब के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू जुड़े हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की फॉरेक्स मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है, या किसी भी मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल एनालिसिस की। चार्ट्स को अभी तक आप समझ चुके हो। चार्ट्स ह्यूमन बिहेवियर का वो हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि वो किस तरह से बाइंग और सेलिंग करते हैं, किस तरह से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं चार्ट के ऊपर। और हम उस बिहेवियर को जब एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर तो वो सिर्फ चार्ट की हद तक ही वो लिमिटेड होता है। ऐसे ही है ना, अभी तक आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप स्क्रीन्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और स्क्रीन्स के अंदर से चीज़ों को देखते हुए कुछ वो क्या कहते हैं उनको क्लूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो कि हमें कोई ट्रेड मिल जाए। मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि एक मूवी आप देख रहे हो विदाउट साउंड, ऐसे ही है। घंटों बैठ के चार्ट को देखते रहते हो, एनालिसिस करते रहते हो और पीछे चल क्या रहा है आपको आवाज़ कोई नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मूवी देख रहे हो, साउंड के बगैर स्टोरी का तुम्हें पता ही नहीं है, बस स्क्रीन पे होने वाली कुछ हरकतें देख के आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो बर्बाद कर लोगे अपना टाइम, ज़ाया करोगे और गलत इंटरप्रेट करोगे, चार्ट आपको गलत बताएगा। जब तक आपको आवाज़ें नहीं आएंगी तब तक आपको असली कहानी पता नहीं चलने वाली। इससे ज़्यादा मैं आपको अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि फंडामेंटल एनालिसिस की क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप जाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स से ज़्यादा फंडामेंटल्स को प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह पता है क्या है? स्टॉक आप खरीदते हो किसी कंपनी का, जब किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो अगर तो आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हो फिर तो आप इन चीज़ों की नहीं करोगे ना, ध्यान नहीं रखोगे। अगर आपने $150 इन्वेस्ट करने हैं तो क्यों इतनी सरदर्द लगाओगे। लेकिन अगर आपने बड़ा प्रॉफिट निकालना है और बड़ी अमाउंट के साथ आना है इस मार्केट में, तो आप चार्ट को देखने से पहले उस कंपनी के बारे में ये देखोगे कि उस कंपनी का इस टाइम CEO कौन है, कब वो आया था, कब उसने वो ज्वाइन किया था। ठीक है, उस पोस्ट को, या कोई हेड है वहाँ का मैनेजर जो सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, तो कब उसको अपॉइंट किया गया था, उसको अपॉइंट करने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं। बैलेंस शीट्स देखोगे उस कंपनी की कि एक महीने में ये कंपनी कितनी सेल्स करती है और मंथ बाय मंथ इसकी सेल्स ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं। ठीक है, फिर एक साल की उसकी बैलेंस शीट्स देखोगे, फिर वो जून के एंड पे होती है या दिसंबर के एंड पे होती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो बैलेंस शीट्स वो नॉर्मली ये फिस्कल ईयर के साथ ही होती हैं। फिस्कल ईयर आपको पता ना क्या होता है, ये जून से नेक्स्ट ईयर के जून तक फिस्कल ईयर हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, कि आज अगर आपको कहते हैं ना कि आज फिस्कल ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आज जो ये जून की आखिरी डेट है और आज हमारा जो पिछला फिस्कल ईयर था वो 12 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स वगैरह इन्हीं दिनों में इसी तरह से पूरे अपने साल को देखती हैं फाइनेंशियली। खैर, ये टॉपिक यूँ निकल जाएगा। आप उसकी बैलेंस शीट्स देखते हो, उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप फाइनली एक फ़ैसला करते हो कि यार मैं इस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, आप लोगों का ये फ़ैसला फंडामेंटल एनालिसिस के बाद फ़ौरन पैसा दे देगा?
महीनों की आपने उसकी हिस्ट्री देखी है, महीनों की बैलेंस शीट्स देखी है, सालों की उसकी परफॉर्मेंस देखी है, और अब बाइंग करने जा रहे हो, तो मुझे बताओ फौरन पैसा मिल जाएगा, 1-2 दिनों में स्टॉक ऊपर चला जाएगा? नहीं। ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। मैंने कुछ जो वीडियोस अपलोड की थी ना फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, तो उनके बाद ना कुछ क्वेश्चंस ये आते थे कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम इमीडिएटली प्रॉफिट कैसे निकालें। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल एनालिसिस से मैंने एक कोर्स किया, मैंने सीख लिया, तो मैं इमीडिएटली अब अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर दूंगा। मेरे भाई, जब करोगे ना, हक अदा करोगे फंडामेंटल एनालिसिस का, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये कोई 2-3-4 दिन में आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, ये लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट देने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस। और अपने इस कोर्स में जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके इसको समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, कुछ चीज़ों को समझ लेने के बाद तो आगे हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर एक बेनिफिट तुम्हें हो सकता है फंडामेंटल। अभी मैंने एक बात की कि आपको ये एकदम से 1-2 दिनों में प्रॉफिट नहीं दे सकता। ठीक है, आपको एक इकोनॉमिस्ट की तरह बड़ी बड़ी दूर की चीज़ें पता होती हैं, फिर चाहे वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, चाहे करेंसी ट्रेड कर रहे हो, व्हाटएवर। लेकिन इसका एक स्टेज इसकी ऐसी है जिस स्टेज पे आप एक झटके में मिलियनेयर हो सकते हो। अब आप कहोगे कि ये बाकियों जैसी बात मैंने भी कर दी कि एक झटके में मिलियनेयर। आपको शायद आपने वो मिसाल पहले सुनी हो, मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनसे पूछा गया कि आपने एक ही बाउंस मार के, एक ही मुक्का मार के उस बंदे को ढेर कर दिया, नॉकआउट कर दिया। तो इंटरव्यू में पता उसने क्या आंसर दिया? कहता है वो तुम्हें एक मुक्का नज़र आ रहा है, वो मुक्का मारने में मुझे 20 साल लगे हैं। समझो इस चीज़ को। में वो उसके 20 साल नज़र नहीं आ रहे जो उस मुक्के को तैयार करने में उसे लग गए। अब वो मार के तो तुम कह रहे हो जी ये तो इसका तुक्का था या कुछ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर एक स्टेज ऐसी आने वाली है, अगर तो जो कुछ सीखने वाले हो इसका हक अदा कर दिया, तो फिर ऐसे मुक्के आपने भी बहुत मारने हैं। देखने वाले देख के ये कहेंगे कि यार, या तो फैसिनेट हो जाएंगे या जेलस हो जाएंगे, या फिर उल्टी सीधी बात है, जो भी देखने वाले कुछ भी कह सकते हैं यार। तो आप जानते हो कि आप उसके लिए तैयार कैसे हुए हो। अब पता है किस मुक्के की बात कर रहा हूँ? न्यूज़ की। न्यूज़, आपको हर दफ़ा ये बोला जाता है कि न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी। जब न्यूज़ का टाइम हो आपने मार्केट से दूर भाग जाना है। जब न्यूज़ का टाइम हो आपने सिर्फ डाटा देखना, ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ, न्यूज़ के लिए तैयार करना चाहता हूँ। जानते हो ना, न्यूज़ कभी ना कभी तो देखी होगी, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा आपको ऑलरेडी। तो होपफुली काफ़ी कुछ पता होगा अगर फॉलो कर रहे हो, जुड़े रहते हो साथ। लेकिन अगर नहीं पता तो न्यूज़ का नाम तो सुना होगा ना, कि एकदम से न्यूज़ आती है और कैंडल शूट करती है ऊपर की तरफ। तो अगर तुम्हें पता हो कि न्यूज़ क्या आने वाली है और कैंडल कहाँ शूट करने वाली है, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। अब ये मैंने कह तो बड़ी आसानी से दी है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ इसका गलत मतलब भी ले लें, लेकिन अभी से वार्न कर रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक पेमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। वो पेमेंट है आपकी स्टडी, आपकी डिवोशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी फ्रस्ट्रेशन के बाद एक वेव ऑफ बूस्ट जो आपके अंदर आएगी, वो कि हर चीज़ को आपने मात दे के जब हिम्मत नहीं हारनी तो उस लेवल पे पहुंच जाओगे। और ये सफ़र इतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस सफ़र को तय करें, इन मुश्किलों से गुजरें। देखो, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं कर रहा
कि इस चीज़ को, इन चीज़ों को सीख लेने के फ़ौरन बाद, तो देखो जो कुछ आपने पीछे सीखा है ना टेक्निकल्स में, इनको सीखने के बाद 1-1.5 महीना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकालना शुरू कर दोगे, इतना मुझे पता है, अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फंडामेंटल्स का कोर्स आप कर लोगे तो उसके बाद कोर्स करते साथ ही अगली आने वाली न्यूज़ का आपको पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। गिरना है, कई दफ़ा गिरना है आपने कहीं से भी यार। मैं कहता हूँ वारन बुफे से जाके आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कर लो, आप लोगों ने फिर भी गिरना है। इसमें आपका स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पीछे जो आपने सीखा उसमें भी मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम होने वाली है, इस कदर ग्रूम होने वाली है कि मैं बयान नहीं कर सकता यार। अगर तो हिम्मत कर लोगे इन चीज़ों को सीखने की, समझने की, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल की दूसरी साइड के साउंड के बगैर मूवी देख रहे हो तो आपको समझ आ गया कि यार ये तो बकवास है। अब मुझे बताओ, सिर्फ साउंड आ रहा है और पिक्चर नहीं आ रही, आप क्या करोगे? तो इम्पोर्टेंस समझ आई टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों की, इनको साथ लेके चलना है आपने, तब ही पूरी मूवी का मज़ा ले सकोगे। शुरू में आपने डेफिनेटली टेक्निकल्स को फॉलो करना है, डेफिनेटली आपने न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी, डेफिनेटली आपने मार्केट से उस टाइम पे दूर रहना है, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे होना है। बाकी सब आपको यही कहेंगे, ऐसे ही है। मैं आपको जो आपने ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मैं उस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको तैयार करने वाला हूं कि आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व किस तरह से कर रहे हो ना, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन आपके इतने काम आने वाली है कि 2-3 महीने आपने मार्केट को ऑब्जर्व कर लिया, स्टडी कर ली, तो चौथे महीने कुछ ना कुछ निकालोगे इस मार्केट से लिटरली, और वो कुछ ना कुछ बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है, सही है। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा। डिटेल में हम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लेने वाले हैं, और फंडामेंटल्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर और कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाने पे ना मेरे ख्याल से ये 1-2-3 लेक्चर्स मैक्सिमम हो जाएंगे, जिनमें आपको बेसिक्स तो समझ आ जाएंगी कि हाँ भाई, वो बेसिक्स भी बहुत एडवांस हैं, अभी आपको पता चल जाएगा जब। लेकिन अगले अब हमारे इस कोर्स में जितने भी लेक्चर्स हैं ना, अभी तो देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये लेक्चर्स कहाँ तक पहुँचते हैं। आपके पास ये कोर्स पूरा आ चुका है, आप जानते हो कि आगे कितने लेक्चर्स हमारे बाकी हैं। इन सभी लेक्चर्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडामेंटल्स के साथ ही ताल्लुक है, फिर चाहे वो तुम्हारी साइकोलॉजी है, मार्केट साइकोलॉजी है, फिर चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट है, फिर कुछ भी है, कोई भी हमारा नया सेक्शन स्टार्ट होता है वो हमारे फंडामेंटल्स का ही हिस्सा होगा, ठीक है। तो हर चीज़ आगे इसके साथ जुड़ने वाली है, तो स्किप कुछ नहीं करना। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है, मैंने ही क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो स्टिल आपने उसको इस कोर्स में स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो पहले आपने मुझसे बातें करके या मेरी कोई वीडियो देख के कोई चीज़ सीखी थी यहाँ पे सीखने में, ठीक है। देखो, आज मुझे पता चलता है कि स्विस कैनाल बंद होने वाली है। अब जिनको नहीं पता स्विस कैनाल क्या है, जाके गूगल भी सर्च कर लेना। एक वो मिडल ईस्ट में से छोटी सी एक ना, वो समझ लो कि 2 कॉन्टिनेंट्स को वो एक समुंदर का हिस्सा है, बड़ा बारीक सा, जिसको कैनाल कह दिया गया है। वहाँ से एक टाइम पे एक ही शिप गुजरता है और 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान वो होती है, ट्रेड होती है। शिप्स में आपको पता है कंटेनर्स होते हैं, बाकी सब कुछ होता है। पिछले दिनों में डेफिनेटली आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो कोई मसला नहीं है, पिछले अरसे में ना। तो मुझे नहीं पता आप ये कोर्स कब देख रहे हो, अभी देख रहे हो, साल बाद, 2 साल बाद देख रहे हो। तो स्विस कैनाल एक दफ़ा बंद हो गई थी, एक शिप वहाँ पे सीधा जाता जाता टेढ़ा हो गया था और उसने उस पूरी कैनाल को बंद कर दिया था। मतलब समुद्री ट्रेड उन कॉन्टिनेंट्स के बीच में रुक गई थी। अब
इसका आपकी फॉरेक्स मार्केट से क्या ताल्लुक है? डेफिनेटली आप इस टाइम समझ चुके हो कि इसका क्या ताल्लुक है। अगर तो आप उन मुल्कों में से किसी मुल्क की करेंसी को ट्रेड कर रहे हो जो मुल्क उस कैनाल के ऊपर डिपेंड करते थे अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए या इंपोर्ट्स के लिए, तो जब तक वो शिप टेरा खड़ा है वहां पे, तब तक उस करेंसी ने नीचे गिरते रहना है, नीचे गिरते रहना है जब तक वो टेरा खड़ा है शिप वहां पे। अब डेफिनेटली शूट नहीं करेगी नीचे की तरफ, ऊपर भी जाएगी, स्टेप्स बनाएगी, लेकिन समझ लो कि एक डाउन ट्रेंड आ चुका है उन करेंसीज के अंदर जिनकी इकोनॉमी उन एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड करती थी, जो एक्सपोर्ट्स उस कैनाल के थ्रू होती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है एरिया, वो अगर बंद हो जाए तो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में समझ लो ट्रेड बंद हो जाती है, बहुत मुसीबत पड़ जाती है। रशिया की इकोनॉमी देख लो, जब से वो रशिया यूक्रेन की वॉर चली है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं पता आप लोग कितनी देर बाद ये कोर्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपको याद ज़रूर होगा कि जब वो वॉर हुई थी उसके बाद आप वहाँ की इकोनॉमी देखो, ठीक ठाक डिफरेंस आया था उसमें। उसकी वजह क्या है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गई थी बाकी मुल्कों की तरफ से, उन लोगों ने कंट्रीज़ ने ट्रेड बंद कर दी रशिया के साथ। देखो यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है दुनिया में, तो 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी तो यूएनओ बना दिया गया था कि दुनिया में पीस कायम रखना है हमने। बात कहीं और निकल जाएगी, इसकी डार्क रियलिटी आपको बताना शुरू की, लेकिन काम उसने अपना किया है, अच्छा किया है। तो उसमें ये होता है कि एक मुल्क अगर जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूएनओ में, सभी कंट्रीज़ हैं, वो कुछ रूल्स बना लेती हैं। अब दुनिया की कोई भी कंट्री उस रूल को तोड़ती है, ठीक है, तो बाकी सभी कंट्रीज़ उसके साथ ट्रेड बंद कर देती हैं। अब एक रूल था कि तुमने हमला नहीं करना उस मुल्क पे, एक रूल है, वैसे ही है या नहीं है छोड़ो उसको, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो अगर वो हमला कर देता है दूसरे मुल्क पे तो उसने रूल तोड़ा, ठीक है। अब कंट्रीज़ बाकी क्या कहेंगी कि भाई खुदा हाफिज, हमने नहीं तुम्हारी कॉल उठानी, ना तुम्हें कोई माल देना है, ना तुमसे कोई चीज़ लेनी है, ना तुम्हें कोई चीज़ देनी है, भूखे मरो, खुद ही बनाओ। पहले तुम हमसे कपड़ा लेते थे, नंगे बैठो, हम नहीं भेजने वाले, या बना लो, पत्ते पहनो, जो करना करो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बेसिक चीज़ें आपको भी पता होंगी ना। तो दुनिया इस तरह से आजकल आपस में जुड़ी हुई है कि आपका एक डिसीजन, फिर चाहे वो आपने इंडिया और पाकिस्तान, हमारी जो पर्सनल कुछ वो कह लो कि एक बनी हुई है, शुरू से ही एक दुश्मनी बनी हुई है, हमारी बदकिस्मती है। तो हम दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह की कोई बात होती है, आपस में लड़ते मरते हैं, तो दोनों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो हम दोनों करें या ना करें, बाकी कंट्रीज़ कर देंगी, क्योंकि वो हम पे सैंक्शंस लगा देंगी कि तुसी की स्यापा पाया है, तो लड़ो मरो आपस में, जो मर्जी करो, हम तुम्हें माल नहीं दे रहे, ना तुमसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ना तुम्हें कोई चीज़ दे रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया आजकल आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी एक मुल्क, कोई भी एक डिसीजन एम ही नहीं ले सकता, बड़े बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं उसके ऊपर। खैर ये बात काफ़ी आगे निकल जाएगी, आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखूँगा। बहुत आसान है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सारा कुछ बताऊँगा आपको इन कुछ लेक्चर्स में जो आप आगे सुनने वाले हैं। अभी सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि हिस्ट्री ऑफ मनी याद है? अगर नहीं याद तो इस कोर्स के लेक्चर नंबर 2 के तीनों पार्ट्स जाके दोबारा देख लो, ठीक है। और अगर आपको याद भी है तो एक दफ़ा दोबारा देखने से आई मेक श्योर कि आपको बहुत कुछ नया सीखने वाला है, ठीक है। अब ये सुनने में बंदे को थोड़ा सा अब्सर्ड लगता है, लेकिन एक बुक भी मैंने आपको पहले बताया है, दूसरी दफ़ा पढ़ोगे तो पहली और दूसरी दफ़ा में बहुत डिफरेंस होगा। फिर तीसरी दफ़ा पढ़ोगे ना तो तीसरी दफ़ा फिर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आप कहोगे कि ये इस तरह से मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। आपका माइंड जब डेवलप हुआ होता है ना, तो आप अभी तो आप इमेजिन ही ना कर सकते ना कि जिस चीज़ को लेके भी आपका माइंड डेवलप नहीं हुआ, आप उस चीज़ की फील को इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो मैंने पहले भी आपको बात की थी कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि मेरे दिमाग की गिरें खोलो। तो दिमाग की गिरें जब खुलती हैं ना, अभी मेरे दिमाग की भी कई गिरें बंद होंगी, आपके दिमाग की भी कई गिरें बंद होंगी,
तो मैं उस तरह सोच ही नहीं सकता, आप उस तरह नहीं सोच सकते, लेकिन जब वो गिरा खुलती है तो आपको पता नहीं चलता कि वो गिरा खुल चुकी है। लेकिन वो एक दफ़ा बुक पढ़ी आपने, आपकी एक गिरा खुली, अब उस खुली हुई गिरा के साथ आप जब दोबारा वो बुक पढ़ोगे वो आपकी एक तीसरी गिरा भी खोल देगी, क्योंकि अब उस पिछली गिरा के खुल जाने की वजह से आपको उस बुक की किसी और तरह से समझ आ रही है, आपका देखने का अंदाज बदल गया, आपका समझने का अंदाज बदल गया। ये बड़ी डीप एक बात कर रहा हूँ, ये आप में से शायद कुछ ही को समझ आएगी जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ तल्ख तजर्बे किए होंगे, कुछ गलतियाँ की होंगी और उनसे सीखा होगा। देखो गलतियाँ तो सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, आज वैसे ही पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी गलती कर देना, बड़ी से बड़ी गलती कर देना पहली दफ़ा, तुम्हें बनाने वाला तुम्हें उसमें से निकाल देगा और निकालने के बाद चीज़ें पहले से भी बेहतर कर देगा। लेकिन अगर वही गलती दोबारा करते हो, चीज़ों को रिपीट करते हो उसी तरह से, तो अब उससे निकालना तो दूर की बात है, वो तुम्हें उल्टा सज़ा देगा, फंसाएगा बीच में। अपनी किसी भी गलती से सीखा करो, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। तो बहुत बहुत बड़ी गलतियां करोगे, कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ ब्लंडर्स करोगे, पहली दफ़ा किया है तो परेशान ना हो, वो साथ है तुम्हारे। फिर तुमने जितनी मर्जी, मैं कहता हूँ, मैं कोई गलत वर्ड यूज़ करूँ, तुमने बेगैरती करके वो एक काम किया हो, लेकिन बाद में तुम्हें उस पर शर्मिंदगी होगी हो कि हाँ यार ये मैंने गलत किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उससे सबक लेके निकल जाओगे बाहर। लेकिन दोबारा से फिर से उस फेज़ में चले गए तो अब माफ़ी नहीं है, तुम भी माफ़ नहीं करोगे किसी को, ठीक है। तो प्लीज़, ये बस पर्सनली मैंने आपके साथ एक बात शेयर की है। बात हमारी शुरू हुई थी हिस्ट्री ऑफ मनी से कि आप दोबारा से वो उसको देखोगे, तो खैर नहीं पता तो अभी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर ना, दोबारा जाके उस लेक्चर को देख लो, बहुत कुछ समझ आने वाला है आपको। हिस्ट्री के बारे में पता होना, उसमें आपने क्या कुछ सीखा था ज़रा बताओ मुझे। सबसे पहले आपने देखा वो पत्थर के ज़माने में जाके कि तब लोग किस तरह तिजारत किया करते थे, किस चीज़ को यूज़ किया करते थे। फिर लोगों ने, कुछ ने पत्थरों को भी यूज़ किया, कुछ ने मार्बल्स को भी यूज़ किया, कुछ ने नमक तक को अपनी करेंसी बनाया हुआ था। और करते 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 आज ये मॉनेटरी सिस्टम दुनिया का कैसे काम कर रहा है, डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना हुआ है, यूरो क्या है, कहाँ की करेंसी है, और हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी क्यों है, और हर मुल्क की करेंसी क्यों ऊपर नीचे होती रहती है, क्या चीज़ बैक कर रही है एक मुल्क की करेंसी को, सब पता है तुम्हें। अब एक मुल्क की करेंसी किसकी जिम्मेदारी होती है? आप कहोगे उस मुल्क के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। आपको पता है ना कि सेंट्रल बैंक क्या होता है? हुकूमत का अपना बैंक। तो हुकूमत का अपना बैंक नोट छापता है, नोटों की सप्लाई और डिमांड सारी उसके हाथ में होती है। कब उसने डिमांड के हिसाब से सप्लाई को ज़्यादा करना है, कम करना है, अपनी करेंसी की एक वैल्यू बना के रखनी है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ये आपको सुनने में तो शायद बड़ा वो लगता होगा कि यार ये इतनी मज़े से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है। तो एक मुल्क के सेंट्रल बैंक का हेड होता है, उसकी पूरी एक टीम होती है जो फैसले करती है। तो सबसे पहले तो आपको सप्लाई और डिमांड का पता होना चाहिए ना मेरे भाई, कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आप जानते हो। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस नीचे। तो करेंसी की क्या प्राइस होती है? एक करेंसी की, मैं आपको कहूँ कि ये रुपया कितने का है, तो आप कहोगे ये क्या है, रुपया कितने का है? तो एक करेंसी की कोई प्राइस नहीं होती, एक करेंसी की प्राइस किसी दूसरी करेंसी के अंदर होती है, सही है? मेरी बात होपफुली बड़ी सिंपल थी और आपको समझ आ गई, क्योंकि करेंसी की अपनी कोई प्राइस नहीं होती, करेंसी की प्राइस को किसी दूसरी करेंसी के, इसलिए यही तो हम कर रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, पेयर्स बना रहे हैं कि एक डॉलर के लिए कितने यूरो देने होंगे या एक यूरो के लिए कितने डॉलर्स देने होंगे। तो डॉलर की अपनी कोई प्राइस नहीं है। हाँ, डॉलर 280 रुपये का है तो अब उसकी रुपीज़ में प्राइस है, तो वो ऊपर नीचे जाती है। ये कई चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड और सप्लाई। आज अगर एक करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है, लेकिन
आगे दुनिया चेंज हो रही है। तो आप जानते हो कि डॉलर क्यों ऊपर गया, सारी स्टोरी आपने सुनी हुई है। तो अभी भी ना फॉरेक्स मार्केट का जो बिजनेस है वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुका है। और अगर आप ये कोर्स 1 साल बाद देख रहे हो तो आई एम श्योर कि वो इस टाइम 9 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुका है। दिन ब दिन बढ़ रहा है इस मार्केट का बिजनेस। और देखो कि ये ट्रिलियन डॉलर क्या होते हैं, गूगल जाके सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। और ये डेली बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो इस मार्केट में अगर एक दिन किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो हिसाब लगाओ वो करेंसी कितना ऊपर जाएगी। मतलब इतने ट्रिलियंस के हिसाब से करेंसीज का लेन देन हो रहा है इस मार्केट में, ठीक है। तो इस मार्केट में अगर एक अफवाह फैल जाती है कि आज डॉलर ऊपर जाने वाला है तो डॉलर ऊपर जाएगा। अफवाह, मैंने वर्ड यूज किया है, अफवाह फैल जाती है, रूमर फैल जाता है, तो डॉलर ने ऊपर चले जाना है। क्यों? क्योंकि डॉलर के अंदर बाइंग आ जानी है। अब डॉलर बजाते खुद किसी कुछ उसके पल्ले था या नहीं था, किसी वजह से ऊपर जाना था उसने या नहीं जाना था, लेकिन इस अफवाह की वजह से चला जाना है इसने। देखो ये मार्केट अब लोगों के लालच के ऊपर काम कर रही है। आज मुझे पता चलता है ना एक करेंसी ऊपर जाने वाली है, मैं उसको बाय करूंगा, सब उसको बाय करेंगे, वो करेंसी ऊपर चली जाएगी। अब मुझे क्यों लगा था वो ऊपर जाने वाली है, वो बेशक कोई वजह हो या ना हो, वो ऊपर ले जाने जितनी सख्त हो उस वजह की या नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक बात फैल गई है तो अब मैं उसको बाय करूंगा ताकि बड़ी हुई प्राइस पे उसको सेल कर सकूं, तो वो करेंसी ऊपर की तरफ शूट करेगी। ये सारी फॉरेक्स मार्केट आपस में जुड़ी हुई है। आज अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो हमें बताते रहते हैं, मिनटों के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से हमें बताते रहते हैं कि कब किस करेंसी में क्या होने वाला है। तो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं, उस डाटा को पढ़ रहे होते हैं। और आप और मैं पढ़ें या ना पढ़ें, आप और मैं ट्रेड करें या ना करें, इस मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत बहुत बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं इस मार्केट में जिन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा होता है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए जब बाइंग या सेलिंग करते हैं ना तो प्राइस ऊपर नीचे होती है, ठीक ठाक होती है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि बिग प्लेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट, मैंने ये वीडियो भी बनाया था एक, कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं उनको कॉरपोरेशंस होती हैं, हेज फंड्स भी आपको पता है वो करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं बाय के और सेल के। जब जाहिर है बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाएंगे तो उनके ऑर्डर्स सप्लाई और डिमांड को थोड़ी देर के लिए तो ऊपर नीचे करेंगे, फिर चाहे कुछ पिप्स वो प्राइस ऊपर या नीचे गई हो वो जा सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं उससे सॉरी, कॉरपोरेशंस कैसे काम करती हैं। जापान की आपको मिसाल दी थी कि जापान से 6 ट्रिलियन डॉलर्स की गाड़ियाँ वहाँ पे आई हैं, अमेरिका में आई हैं, और 6 ट्रिलियन कह दिया, बिलियन कर लो आप, ट्रिलियन तो है बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। तो 6 बिलियन डॉलर आ चुका है वहाँ पे जापान में। अब इस 6 बिलियन डॉलर को उन्होंने जापानीज येन में कन्वर्ट करना है, तो वो बड़ी कॉरपोरेशन क्या करेगी, जहाँ पे जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसको कॉल करके कहेगी कि अभी मेरे अकाउंट में जो 6 बिलियन डॉलर पड़े हैं ना इनको बेचो, जापानीज येन खरीदो। कौन सा पेयर ऊपर जाएगा, कौन सा पेयर नीचे जाएगा, बताओ मुझे। 6 बिलियन डॉलर का एकदम से इस मार्केट में ऑर्डर आ गया आज। 6 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर, 6 बिलियन यूएस डॉलर की सप्लाई एकदम से आ गई है मार्केट में, और 6 बिलियन यूएस डॉलर्स के जितने येन बनते हैं ना उनकी डिमांड आ गई है एकदम से मार्केट में। येन ने ऊपर शूट करना है, डॉलर ने नीचे शूट करना है। यूएसडी जेपीवाई का पेयर कहाँ जाएगा? होपफुली आपको आंसर पता होगा, पेयर नीचे जाएगा। यूएसडी जेपीवाई के पेयर के नीचे जाने की वजह यह है कि यूएस डॉलर नीचे जा रहा है और जापानीज येन ऊपर जा रहा है। अब यूएसडी जेपीवाई का पेयर नीचे जा रहा है तो इसका अफेक्ट बाकी पेयर्स के ऊपर आएगा। मैं कहता हूं यूएसडी कैड का पेयर है, यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का पेयर है, तो मुझे बताओ वो भी यूएसडी जेपीवाई के साथ नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा।
गिरेगा डेफिनेटली, थोड़ा गिरेगा, लेकिन जितना यूएसडी जेपीवाई का पेयर नीचे देखो, यूएसडी कैट के अंदर जरा समझना इस चीज को। यूएसडी, पहले जेपीवाई की एग्जांपल लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई नीचे जा रहा है डॉलर के वीक होने की वजह से भी और जापानीज येन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी, क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है, इसकी डिमांड ज्यादा हो गई है। लेकिन यूएसडी कैड का पेयर भी नीचे जाएगा, लेकिन सिर्फ डॉलर की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से कैनेडियन डॉलर की डिमांड ज्यादा नहीं हुई इस पेयर में। यूएसडी अपनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से नीचे जा रहा है, हर पेयर में जाएगा, लेकिन जितना यूएसडी जेपीवाई के अंदर जाएगा इतना और किसी पेयर में नहीं जाएगा। इसमें हो सकता है 20 पिप्स की 30 पिप्स नीचे गिर जाए, इसमें हो सकता है कि 60 70 80 पिप्स नीचे गिर जाए, ठीक है, और इतना ही नीचे गिरता है। इस तरह के $6 बिलियन भी कुछ नहीं है। इतनी की ट्रांजैक्शन में कुछ पिप्स का ही डिफरेंस आने वाला है, ये नहीं है कि अगले 6 दिनों तक आपको सेलिंग मिलेगी, ठीक है। $8 ट्रिलियन का बिजनेस डेली का इस मार्केट का, उसको 6 बिलियन क्या कहते हैं? हाँ कहते तो हैं, लेकिन वक्ती तौर पे कहते हैं, ये नहीं कि उसकी डायरेक्शन बदल के रख दें। बताया था ना कि ये दरिया है और थोड़ी देर के लिए इसमें रुकावट पैदा की जा सकती है, इसका वो रुख नहीं मोड़ सकते। इसका रुख क्या चीज मोड़ेगी? इसका रुख वक्त मोड़ेगा। वक्त आपको बताता है कि उस मुल्क में जंग लग गई है, तो अगले 3 महीने में आहिस्ता 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 इस दरिया का रुख मुड़ना शुरू होगा। फंडामेंटल्स, ठीक है, लॉन्ग रन में जो ट्रेड करते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। बाकी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड और सप्लाई ज़्यादा या कम होने की वजह से प्राइस ऊपर या नीचे कुछ पिप्स जाती है। और कभी कभार तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी हैं, वो भी इतने इतने बड़े ऑर्डर्स डाल देते हैं। बताया अब आपको क्यों डालते हैं यार, कि जहाँ पे आप लोग बेवकूफ़ों की तरह बाय 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 लगे हुए हो, तो वो सेल करके आपको बाय बाय बोलेंगे कि जाओ, सही है। तो वहाँ पे जहाँ पे सारे बाय कर रहे हैं और सेल कोई नहीं कर रहा, तो स्मार्ट मनी कहती है कि यार फिर हम आपके काम आ जाते हैं, थोड़ा हम सेलिंग कर देते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम तुम्हारी बाइंग से बहुत बड़ी सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मार्केट इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है कि सेलर्स ज़्यादा हों, बायर्स कम हों, तो प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि सेलर्स ज़्यादा हों और बायर्स हों ही ना। तो वो लोग क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा उनके पास है, वो मार्केट में आते हैं जहाँ पे सब बाय कर रहे हैं। 95% लोग यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं। हर बंदे को अपना $100 अजीज़ है, $1000 अजीज़ है, जितने का भी उसका अकाउंट है, वो वहाँ से बाय करेगा, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कहती है यार क्यों मार्केट का बैलेंस खराब कर रहे हो, हम यहाँ पे तुम्हारे काम आ जाते हैं, चलो। लेकिन हम सेलिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो वो तुम्हारी बाइंग से ज़्यादा सेलिंग करते हैं, प्राइस नीचे गिर जाती है। तो मार्केट की डिमांड पूरी हो गई है कि कम ज़्यादा हो जाए, ये ना हो कि एक बहुत ज़्यादा है एक ख़त्म है। वो लोग आके कर देते हैं, तुम लोग उसमें जी ऑर्डर ब्लॉक्स और ये वो क्या क्या ढूंढना शुरू कर देते हो यार उसके अंदर से। फैंसी हैं कि चार्ट के ऊपर ये एरिया बड़ा शानदार है, यहाँ पे ये चार्ट हमें बता रहा है। चार्ट की क्या औकात है कि वो तुम्हें कुछ बताए? सही कह रहा हूं। तो प्लीज इन चीजों से जरा बाहर आए। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ये, हाँ ये डीप बहुत है, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या होते हैं और आपको पता लगवाने की जरूरत भी नहीं है यार। लिटरली सही कह रहा हूं। पहले जो चीजें ये कर रहे हो ना, इनको सीख लो। जब आपने कोई हेज फंड मैनेज करना होगा ना, हेज फंड मैनेज करना होगा, तब आना, तब इस ट्रेडिंग में और उस ट्रेडिंग में बहुत फर्क होने वाला है। तो अभी इन फैंसी चीज़ों की तरफ मत जाओ। जो चूरन बिक रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, खुदा का वास्ता है अपने ऊपर थोड़ा रहम करो। अपनी ट्रेडिंग का बेड़ा गर्क कर लोगे, नुकसान करोगे, फिर गालियां निकालोगे। एक चीज़ को समझो यार, पहले भी बता चुका हूँ, एक इंडिकेटर समझ लो तो बाकियों से कितना आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ें सीख रहे हो उन पे काम करो, नया कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ओवर डाली जा रहे हो तो पानी ने तो ग्लास से बाहर ही गिरना। अच्छा जी,
तो एक करेंसी को मैनेज कर रहा होता है उस करेंसी का सेंट्रल बैंक। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस सेंट्रल बैंक का एक हेड होता है, आगे उसकी एक टीम होती है 10-12 बंदों की। ठीक है, सेंट्रल बैंक समझ लो ज़रा, ये हर मुल्क का सेंट्रल बैंक तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद अपनी एक मीटिंग रखता है। इस हेड और ये बाकी जो इसकी कमेटी होती है ना, ये सारे आपस में मिलते हैं। 1 से 1.5 महीने में इनकी मीटिंग होती है। समझ लो साल में कोई 8 के करीब इनकी मीटिंग होती। हर मीटिंग के अंदर ये लोग जायज़ा लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करतूत की है। पिछले महीने हमने जब मिले थे 1.5 महीना पहले, तब हमने क्या डिसीजन लिए थे, हमारे उन डिसीजंस ने अगले 1 महीने के ऊपर क्या अफेक्ट डाला है, और आज हमने क्या डिसीजंस लेने हैं जो अगले 2-3 महीने क्या अफेक्ट डालेंगे। सेंट्रल बैंक की ये मीटिंग समझ लो किसी भी मुल्क की करेंसी की सबसे बड़ी न्यूज़ होती है। ठीक है, परेशान नहीं होना, आगे जाके सब समझ आने वाला है आपको। सेंट्रल बैंक की ये मीटिंग किसी भी करेंसी के बारे में सबसे बड़ी न्यूज़ होती है कि आज उस करेंसी के बाप दादा मिल रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इसका क्या करना है आगे, ये बिगड़ रही है या ओके है, कंट्रोल में है, तो छापना है इसे, क्या करना है, रोकना है। तो सभी फॉरेक्स ट्रेडर्स जो मैं कहता हूँ, ये यूरो की मीटिंग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB यूरोप का सेंट्रल बैंक है, और ये यूरो कोई आम करेंसी नहीं है। 28 मुल्क इस करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। यूरोप में जो जितने भी मुल्क हैं 27-28, वो ब्रेक्जिट के बाद, तो ये सब यूरो को यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है करेंसी एक है तो उसका बाप भी एक होगा। सेंट्रल बैंक पूरे यूरोप का एक सेंट्रल बैंक है। यूरोप में हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक नहीं है, तो करेंसी का एक ही बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। तो ECB की जब मीटिंग है तो हर ट्रेडर की नज़र होगी कि ECB, सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि ECB का हेड कौन है। ठीक है, हेड हर 5 साल बाद चेंज होता है, 5 साल बाद, 4 साल बाद, अपना अपना टेन्योर होता है हर मुल्क के बैंक का। तो वो उसकी कमेटी होती है, कमेटी के मेंबर्स भी ना वोटिंग से ही चुने जाते हैं। वोटिंग आपकी और मेरी नहीं होती, वहाँ की उनकी अपनी वोटिंग होती है। ठीक है, वो हर मुल्क का अपना अपना सिस्टम होता है। ECB का हेड कौन है और ECB के जो कमेटी है उसके मेंबर्स कौन कौन से। अब मैं कहता हूँ ECB का एक हेड है और 8-9 मेंबर्स हैं उनकी कमेटी के। तो अब आपको हेड के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको 8-9 मेंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। कुछ चीज़ों के बारे में बस आपको पता होना चाहिए जो आपने डेलिब्रेटली पता करने की कोशिश नहीं करना, आपको खुद ही पता चल जानी है जैसे ही आपने पाँव रखना है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, खुद ही पता चलना शुरू हो जाएंगी, बस पाँव रखना है और चलते रहना, इर्द गिर्द देखे बगैर चलते रहना, हर चीज़ आपको पता होगी। सही है। तो आज इन लोगों की मीटिंग है, तो आज इस मीटिंग में, ये मीटिंग इनकी होगी बंद कमरे में। जब ये मीटिंग हो रही है ना, सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स यूरो को रोक के बैठे होंगे, ट्रेड नहीं कर रहे होंगे उसके ऊपर कि यार मीटिंग होने दो, क्या फैसला करते हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग जब ओवर हो जाती है तो ये दसो जी उन की आया क्या कहते हैं। मीटिंग में उनको पता चलता है जी यूरो की कमेटी ने ये फैसला किया है कि आगे ना यूरो की जो डिमांड, वो सप्लाई है वो रोक रहे हैं। अब सप्लाई रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, रोक नहीं रहे, चलो कम कर रहे हैं। अब क्या होगा, सप्लाई कम होते साथ ही यूरो की डिमांड ऊपर जाना शुरू होगी। अभी किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि ये पूछने का टाइम ही नहीं है। जैसे ही वहाँ मीटिंग के बाहर कोई प्रेस का बंदा खड़ा है और उसके मुंह से ये निकल गया ना कि मीटिंग में फैसला हुआ है जी यूरो की सप्लाई को कम किया जा रहा है, ये है कहने की देर थी, उधर से चार्ट ने कहां से कहां पहुंच गए उन्हें। अब क्यों कम किया जा रहा है, ठीक है,
देखो इतनी देर में चार्ट बहुत ऊपर निकल गया, कितने पिप्स ऊपर चला गया यूरो का, डिमांड ज्यादा होने की वजह से। तो अब इस है के बाद अगली लाइन ये आती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि यूरो आगे बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करने वाला है। अब इस है के बाद वो जितना करेंसी ऊपर गई हुई थी उसने ठक करके नीचे गिरना, कि भाई हमने तो इसको बाय कर लिया कि सप्लाई कम होने वाली है, तो उस वजह से हमने इसको बाय किया और हमारी बाइंग की वजह से इसकी प्राइस ऊपर गई है। लेकिन फंडामेंटली एक करेंसी के बाप को लगता है कि ये आगे बिगड़ने वाली है, तो हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि ये आगे ऊपर जाएगी। अभी तो ये ऊपर चली गई ना हमारी बाइंग की वजह से, हमने इतने बाय के ऑर्डर लगाए, $8 ट्रिलियन की मार्केट है, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने बाय कर लिया। जब उन्होंने अगला है तक सुनना है तो उन्होंने फौरन अपनी ट्रेड्स को या तो बंद कर देना, जो बाइंग की होगी उसको प्रॉफिट के अंदर बंद करने के चक्कर में आएंगे, प्रॉफिट में बंद भी करेंगे तो बाइंग खत्म हुई और उसके बाद उल्टा सेल भी करना शुरू कर देना। समझो इस चीज को, शॉर्ट सेल कर देंगे कि भाई फंडामेंटली लॉन्ग रन में उनको लग रहा है कि यूरो क्राइसिस में आने वाला है, तो मतलब नीचे जाने वाला है, तो शॉर्ट सेल करो। ये है औकात मार्केट की, और ये है औकात उस मुल्क के सेंट्रल बैंक की। जी हाँ, सेंट्रल बैंक का हेड करेंसी का पापा जी होता है, ठीक है। वो एक जरा सा शब्द कह दे, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि धर्म से वहां की करेंसी या तो नीचे गिर सकती है या ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब आप, मैंने ये शब्द का शब्द क्यों यूज किया है, इसमें इसकी डिटेल में जाने की बजाय ना, जो शब्द है ना उन पे फोकस करना है आपने, ठीक है। आप कहोगे कि सर ने हिंदी बोलना शुरू कर दिया, तो खैर आगे आपको अंदाज़ा होगा कि एक सेंट्रल बैंक का हेड क्या बला चीज़ होती है उस करेंसी को, और वो उसका बोलना कोई एम ही बोलना नहीं होता। एक सेंट्रल बैंक के हेड ने जब बोलना होता है ना, तो उसके बोलने से एक हफ्ता पहले मार्केट में न्यूज़पेपर फेंके जाते हैं कि भाई वो बंदा बोलने वाला है, तो उसको सुनना है, हिसाब लगाओ वो क्या चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि उसने बोलते बोलते हल्की सी एमी टुचकी छोड़ दी ना कि यार मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे को नीचे होंदा पिया, वो करेंसी ने ठक करके नीचे गिरना है, ट्रेडर्स ने सेल करना शुरू कर देना। तो वो कहता है जी मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे को नीचे होंदा पिया, इतनी देर में करेंसी ने ठक करके नीचे गिरना है। फिर आगे वो एकदम से कहता लेकिन मैं तुहानू दसा मैं करके दहाना अजे, मैं अन्नी बात नहीं। तो इसके अब ये शब्द सुनने के बाद करेंसी ने ऊपर शूट कर जाना है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा वो हुआ हुआ है, हॉकिश हुआ हुआ है। तो समझो जरा इस चीज को, ये इतनी इतनी छोटी चीजें मैटर करती हैं मार्केट में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनको मैंने इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स के ऊपर ठीक ठाक प्रॉफिट्स निकाले हुए हैं, अनएक्सपेक्टेडली। अब वो एक झटका था जिसमें मैंने प्रॉफिट्स निकाल लिए, तो वो आपके लिए एक झटका होगा, मेरे लिए झटका नहीं है। मैंने ठीक ठाक स्टडी की हुई है मार्केट की, मैंने वो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने पीछे बड़े पापर बेले हुए हैं, मैंने बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है जिनका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब मुझे उनका फ़ायदा हुआ। बताऊंगा आगे, आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, अभी आपको वो समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको एक सेंट्रल बैंक की वैल्यू पता चल गई होगी कि फॉरेक्स मार्केट एक सेंट्रल बैंक को किस तरह देखती है, ट्रेडर्स एक सेंट्रल बैंक को किस तरह देखते हैं, और वहां पे स्मार्ट मनी की कोई औकात नहीं है। ये ज़हन में रखना कि सेंट्रल बैंक कहता है कि हम अपनी करेंसी को एक ओवर वैल्यू करना चाहते हैं, स्मार्ट मनी कहती है कि करके दिखाओ। स्मार्ट मनी की मैं कहता हूं कि वो धचियां ना उड़ा दी सेंट्रल बैंक ने, मेरा नाम बदल देना। सेंट्रल बैंक का कोई मुकाबला नहीं है, और ये एवं ही नहीं मार्केट में आता ना, एवं ही आके ये कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये बहुत एक जिम्मेदार इदारा होता है। तो फिर से कह रहा हूँ, ये बाप होता है सबका, और बाप एक वो होती है, उसमें मेच्योरिटी होती है, उसका एक रोब होता है।
वो एम ही नहीं वो स्मार्ट मनी की तरह उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। उसको क्या लालच है यार पैसों का, वो खुद छाप सकता है मेरे भाई। तो उसने तो अपनी करेंसी को बचाना है बुरी चीज़ों से, ठीक है। तो मेन फोकस आपका सेंट्रल बैंक के ऊपर होना चाहिए, वहाँ की पॉलिसीज़ के ऊपर होना चाहिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। आपको और किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंट्रल बैंक, आगे बताऊंगा आपने कैसे उस तरह से सोचा करना है। तो होपफुली आपको वैल्यू पता चल गई होगी, सेंट्रल बैंक के हेड की वैल्यू पता चल गई होगी। हेड हर 4 से 5 साल बाद चेंज होता है, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस की हो तो वहाँ की गवर्नमेंट उसी को हेड रहने देती है। और ये जब हेड भी चेंज हो रहे होते हैं ना, तो ये भी बड़ा एक क्रूशियल मूवमेंट होता है उस करेंसी के लिए कि यार एक हेड है जो ये कहता था कि मैं करेंसी को ना मैंने ऊपर लेके जाना है, वही वाला अन्नी बादनी। तो अब उसके ख़त्म होने का टाइम आया, टेन्योर उसका ख़त्म हो रहा है, तो एक नया हेड आगे चांसेस हैं कि इसको हेड बना दिया जाएगा। वो ज़रा ठंडा बंदा है, वो कहता है कि यार मैं अन्नी उन्नी नहीं दे पानी, तो मैं बड़ा सुकून से इसको ऊपर लेके जाऊंगा। जाहिर है वो कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि मैंने बेड़ा गर्क कर देना अपनी करेंसी का, लेकिन अब उसको मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं लेगी, उसका मार्केट को कोई इतना बेनिफिट नहीं है। वो कंफ्यूज कर रहा है मार्केट को कि पता नहीं करेंसी ऊपर जाती है या नीचे आती है। पीछे वाला तो बड़ा एक एंथुजियास्ट था कि मैं करके दिखाना, ये वाला ज़रा ठंडा है, तो पता नहीं करेंसी ऊपर जाती है नहीं जाती, पता नहीं नीचे गिरती है या नहीं गिरती, तो वो करेंसी आउट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी मार्केट के लिए। तो ये जब डिसीजन एकदम से अगर आता है कि जी उसी को हेड रहने दिया गया है, आज रात 12 बजे डिसीजन आ गया, तो अब ये डिसीजन आते साथ ही उस मुल्क की करेंसी ने ठग करके ऊपर जाना, सिर्फ इस डिसीजन की वजह से कि ट्रेडर्स खुशी में बाय करना शुरू हो गए कि यार ये बंदा ज़रा एंथुजियास्ट है। हॉकिश डविश हो सकता है आपको पता हो क्या होते हैं, हमारे चैनल से ही पता चला होगा आपको। तो वो अभी बताऊंगा ना, जिनको नहीं भी पता बड़ी डिटेल में उनको समझ आ जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी ट्रेडर्स बाय सेल करते हैं, करेंसी ऊपर नीचे जाती है। आप इन छोटे छोटे मौक़ों से ठीक ठाक पैसा बना सकते हो, लेकिन कब, जब आपको प्रॉपर एक बैकग्राउंड पता होगा ना कि क्या हो रहा है, क्या सरदर्द है, क्या टेंशन है इन्हें, किस वजह से ये लोग ये फैसला कर रहे हैं। सही है। तो होपफुली सेंट्रल बैंक्स के ऊपर इससे ज़्यादा मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे सकता। अच्छा आगे जी, करेंसी को सेंट्रल बैंक मैनेज किस तरह करता है। सबसे बड़ी चीज़ है उसके पास सप्लाई रोक लेना या सप्लाई ज़्यादा कर देना। मेन जो टूल है, मेन जो वेपन है सेंट्रल बैंक के पास यही होता है। छापना बंद कर दो या छाप के ढेर लगा दो मार्केट में। छाप के ज़्यादा ढेर लगाओगे करेंसी की वैल्यू नीचे आ जाएगी। पता है ना क्यों आएगी, हिस्ट्री ऑफ मनी याद है लास्ट उसका जो पार्ट था। या फिर छापना बंद कर दो, मार्केट में जितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है इसकी वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा टूल होता है सेंट्रल बैंक के पास। इस टूल का नाम क्या है आप सब जानते हैं, इस टूल का नाम है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, उस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को, प्राइवेट बैंक्स को लोन देता है, नोट छाप के लोन देता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, इतनी परसेंटेज के ऊपर जो साल बाद मैंने वापस लेनी है। अगर वो इंटरेस्ट रेट मैं कहता हूं जी आज है एक सेंट्रल बैंक का 5%, तो इसका मतलब ये है सेंट्रल बैंक देखो आम आदमी को लोन नहीं देता, वो आम आदमी के साथ नहीं जुड़ सकता भाई, करोड़ों की आबादी है मुल्क की। तो सेंट्रल बैंक किस किस को लोन देगा, वो बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, बैंक वो मतलब वो समझ लो वो होलसेल डीलर है, बैंक्स रिटेल डीलर है जो आपको आगे मुझे लोन देते हैं। तो सेंट्रल बैंक आगे बैंक को लोन देता है 5% के ऊपर, नोट दे देता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक खुद तो नोट नहीं ना छाप सकता, सेंट्रल बैंक से लोन लेगा। वो कैसे 5% का मतलब ये है कि साल बाद मैं तुमसे 1,05,000 रुपये वापस लूँगा। अगर लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ तो 1,05,000 वापस लूँगा, अगर 100 रुपये का लोन दे रहा हूँ तो 105 रुपये वापस लूँगा। अब
इस पैसे ने कहां पे आना है? बैंकों की जेब में रहना है। बैंक ने क्या करना है इस पैसे से? इस पैसे ने आगे मार्केट में आना है। ठीक है, बैंकों ने ये पैसा आगे आपको देना ताकि आप इसको खर्च कर सको। बैंक पैसे को अपने पास नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता यार। पैसे को अपने पास रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पैसा एक कागज का टुकड़ा है, अपने पास नहीं रख सकता बैंक उसको। बैंक से अभी मैं जाऊं और मुझे कहूं कि मुझे मेरे अकाउंट में से, मैं ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 10 लाख रुपया मुझे विड्रॉ दो, तो हो सकता है मेरा बैंक मुझे ना दे कि सर जी कैश नहीं जाएगा, कैश नहीं है। वो कहते हैं जी हाँ, आप हमें कहेंगे तो हम आपका 10 लाख ना वो किसी और, किसी को जिसको आपने देना उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, फिगर्स को वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैश, हार्ड कैश नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? वो मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने। अब जब वो बैंक अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो मार्केट में इन्वेस्ट, बेशक वो आपको नहीं दे रहा, लोन नहीं दे रहा, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा एक प्राइवेट बैंक अपना पैसा जो उसने गवर्नमेंट से लिया है, ये सेंट्रल बैंक से लिया है। तो आप, वो कहता है जी मैंने आपको लोन नहीं देना। पहला तरीका तो ये है ना कि वो आप 5% पे खुद लोन ले रहा है और आपको आगे 8% पे लोन दे देगा। आप कार लोन लेते हो, कोई भी बैंक से लोन लेते हो, आप लेते हो या नहीं लेते, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत से लोग लेते हैं लोन, बहुत से लोग लेते हैं। आपको शायद ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन बड़े बड़े कारोबारी लोग बैंक से लोन लेते हैं, प्राइवेट बैंक से, जो भी उनका अपना बैंक होता है उनसे लोन्स लेते हैं, अपना घर गिरवी रखवा के, गाड़ी गिरवी रखवा के, या अपना बिजनेस दिखा के कि यार मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मुझे लोन दो। बैंक देता है लोन, उसको क्या मसला है? वो उसने पीछे से 5% पे लिया हुआ, आगे इसको 10% पे देगा, 5% खुद कमाएगा। बैंक ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कोई सरदर्द नहीं है। उधर से पैसा पकड़ा, आगे इसको पैसा दे दिया, इससे पैसा वापस निकलवाना काम है। वो जानता है वो किसने किस तरह निकलवाना है, वो देने से पहले निकलवाने की तैयारी पूरी करता है। तो बैंक से आप कहीं नहीं भाग सकते। सही है? तो यहाँ पे बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक कमा रहा है, बस बैंकिंग का उसने लाइसेंस ले लिया। ठीक ठाक पैसा होना चाहिए आपके पास एक बैंक ओपन करने के लिए, तो लाइसेंस ले लिया और उसके बाद ब्रांच ओपन कर ली। तो वारे नहीं आ रहे हैं आपके, सुकून से बैठे रहो, तो सूद खाते रहो, इंटरेस्ट खाते रहो, लोन ले के आगे लोन दे के। और पूरी दुनिया में हर मुल्क का सिस्टम ऐसे ही चलता है, ये मजबूरी है। और पाकिस्तान में फिर इसको वो तकाफुल और इस्लामिक बैंकिंग, अलग अलग नाम बना दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उसमें वो सूद वाला फैक्टर ना आए। मजबूरी ये है कि ये सब चलना ही ऐसे है, ये पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है। सेंट्रल बैंक नोट छापता है, नोटों ने मार्केट में आना होता है, बैंक खुद नहीं नोट दे सकता, तो वो प्राइवेट बैंक्स को देता है। तो आगे, अब दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि बैंक आगे लोन लेके आपको नहीं देता, खुद कहता है कि मेरे पास नोट आ गए हैं, अब मैं अपना कारोबार करूँगा। तो वो कारोबार कैसे करेगा? मुझे एक कारोबार करना है, मुझे एक चीज़ क्या कहते हैं यार उससे, मुझे एक दुकान खोलनी है। ठीक है, मैं लाहौर में हूँ, मैं शालमी मार्केट जाऊँगा, वहाँ से होलसेल के ऊपर चीज़ें खरीदूंगा, अपनी दुकान के ऊपर आके रिटेल में बेचूंगा, ये एक कारोबार है ना। ठीक है, अब मैं एक बैंक हूँ, मैं शालमी गया अपना कारोबार करने के लिए, तो शालमी जाऊँगा तो नोट ही दूंगा ना चीज़ें लेने के लिए। तो नोट कहाँ गए? इवेंचुअली आ गए मार्केट में, दुकानदार के पास चले गए, दुकानदार से आगे दुकानदार के घर जाके वो अपनी बीवी को भी देगा, बच्चों को भी देगा, वो खर्च करेंगे। नोटों ने इवेंचुअली आना मार्केट में ही है, बैंक अपनी जेब में नोट नहीं रखता, बैंक आगे उसको इन्वेस्ट करता है, चीजें खरीदता है, कारोबार करने की कोशिश करता है, नोट मार्केट में आ जाता है। नोट का मकसद ही उसको खर्च करना है, उसको बनाया ही खर्च करने के लिए गया। ठीक है, तो बैंक बड़ा सियाना होता है, तो सेंट्रल बैंक भी बड़ा सियाना है, उसको पता है कि नोट संभाल के क्या फायदा, नोट तो हम जितने मर्जी छाप दें, ये तो मुल्क में चीजों को रनिंग में रखना है, कि चीजें बिकती रहे, कारोबार होता रहे, प्रोडक्शन होती रहे, बताया हुआ है आपको उसके अंदर सारा कुछ। तो ये था एक सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक खुद कारोबार नहीं कर रहे होते, इन्होंने आगे लोन ही दिए होते हैं, करते भी हैं, खुद भी कारोबार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग लोन देते हैं आगे। बैंक सुकून से पैसा कमाना पसंद करता है, ना कि खुद किच किच में पड़ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आज है इस सेंट्रल बैंक का 5%। ठीक है,
तो बैंक्स भी लोन ले रहे हैं इससे, और आगे ये बैंक्स 8% के ऊपर आपको और मुझे लोन दे देते हैं, हम ले लेते हैं। अब गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट कर देती है कितना, किधर गया, 10% कर देती है। अब बताओ, अब ये प्राइवेट बैंक 10% के ऊपर लोन लेगा तो आगे 15% पे देगा ना आपको, 10 पे तो नहीं देगा, पुप्पो का दरगाह तो नहीं है तुम्हारी, तो 15 पे देगा, 13 पे, 14 पे, 16 पे, इतने पे, इसी के अराउंड देगा ना। अब पहले हम 8 पे लेते थे तो ओके लगता था, लेकिन अब 15 हमें ज्यादा लगता है, ठीक है। तो 15 के ऊपर हम लोन लेना बंद कर देंगे। जब हम लोन लेना बंद करेंगे तो प्राइवेट बैंक्स भी सेंट्रल बैंक से लोन लेना बंद करेंगे कि यार डिमांड कम हुई हुई है तो हमें सप्लाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज की देखो जरा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा मार्केट के ऊपर। सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ताकि लोगों की जो क्या कहते हैं उसको यार एक सेकंड करो, लोग नोट लेना बंद करें, ठीक है। पैसा काफी ज्यादा आ चुका है मार्केट में, पैसे की सप्लाई काफी ज्यादा हो गई हुई है। पैसे की सप्लाई 5% के हिसाब से जो हम देते रहे हैं ना, वो पैसा ठीक ठाक जा चुका है मार्केट में, अच्छा खासा नोट जा चुका है, कारोबार उस हिसाब से हुआ कोई नहीं। वही वो हिस्ट्री ऑफ मनी वाली एग्जांपल, पैसा ठीक ठाक चला गया, लोगों ने कारोबार किया कोई नहीं, पाकिस्तानी टाइप लोग थे, फुद्दू टाइप। तो वो सेंट्रल बैंक कहता है कि अब मजीद पैसा जाता रहा मार्केट में तो ये तो 100 रुपए की वैल्यू कोई नहीं रहनी, तो पैसा रोको। तो सेंट्रल बैंक क्या कहता है जी, मैं अपना इंटरेस्ट रेट 20% पे लेके जा रहा हूं, लल्लो मेरे को। अब 20% पे ना प्राइवेट बैंक लेगा, और 20% पे प्राइवेट बैंक लेगा तो आम आदमी को भी 30% पे मिलेगा ना, 25 से 30% पे। आम आदमी भी लोन लेना बंद करेगा, आम आदमी लोन लेना बंद करेगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आना रुक जाएगा। अब शुरू शुरू में तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में पैसा आना रुक गया है, आहिस्ता आहिस्ता जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर पैसा है वही यूज होना शुरू होगा, उसी से कुछ कारोबार कुछ एक्सपेंड होना शुरू होंगे, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो उस पैसे की वैल्यू ऊपर जाएगी। सेंट्रल बैंक का अपनी करेंसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि हमारे पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है या गिर सकती है, तो अपना इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ा देना चाहिए ताकि हम अपने पैसे की वैल्यू को ऊपर लेके आ सकें। साफ साफ एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि अगर सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो वो अपने पैसे की वैल्यू को ऊपर लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसको कोई खतरा है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर रहा है एक सेंट्रल बैंक, अब इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है अपने कि हमसे ज्यादा पैसा लो, तो अब वो मार्केट में पैसे की क्या कहते हैं उसको, वो सप्लाई ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अब उसको ये लगना शुरू हो गया है कि पैसा कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू हो गया हमारा। अब आप कहोगे कि ये क्या बकवास है भाई, पैसा तो अच्छी बात है, ओवर वैल्यू हो गया। मेरे भाई, पैसा डी वैल्यू होने से ज्यादा खतरनाक चीज है पैसे का ओवर वैल्यू हो जाना। अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक को ये टेंशन क्या पड़ी होती है, कैसे पड़ी होती है कि अपने पैसे को ना तो डी वैल्यू होने देना है, अगर तो डी वैल्यू हो रहा है तो उसकी सप्लाई रोक लो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दो, और अगर तो ओवर वैल्यू होना शुरू हो गया, हमने इस कदर उसकी सप्लाई रोक दी कि मार्केट में पड़ा हुआ पैसा ओवर वैल्यू होना शुरू हो गया, तो अब इसकी सप्लाई छोड़ो ज़रा पीछे से ताकि ये थोड़ा डी वैल्यू हो, नहीं तो बेरागरक हो जाना। अब डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड होंगे कि पैसा ओवर वैल्यू हो के तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं, ये उससे भी बुरी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा। तो होपफुली आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।